KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, I hope you're all doing well. So guys, welcome back to our own channel KP classes, and today we will discuss career opportunity in law. बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चे 12th पास आउट कर लेते हैं या उनका 11th 12th चलता रहता है तो उनमें ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। मीन्स ऑलमोस्ट सभी बच्चों को तो लॉ के बारे में नहीं पता होता है, बट उन्हें बीटेक के बारे में, बीटेक हो गया एंड नीट हो गया, ये सब एग्जाम्स के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। बट वो लॉ को लेकर के बिल्कुल भी अनजान रहते हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉ के बारे में उन्हें नहीं पता रहता है, और लॉ के बारे में बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन भी रहता है, या उसे इस कोर्स इतना अच्छा लॉ कोर्स है तो उस कोर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि लॉ में क्या ही है, कोई कैरियर नहीं है एंड लाइफ टाइम झूठ बोलना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया है एंड साथ ही साथ इसमें काफ़ी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और यहाँ पे जितनी भी लॉ में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं सब वन बाय वन डिस्कस करूँगा। सो आप सब जानते हैं कि लॉ हम आफ्टर 12th भी कर सकते हैं, लॉ हम आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो जो हम आफ्टर 12th लॉ करते हैं तो 5 ईयर का लॉ होता है, बट जो हम आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ करते हैं वो 3 ईयर का लॉ होता है। सो 5 ईयर लॉ अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्लैट के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अगर हम क्लैट क्वालिफाई करते हैं तो हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलती है, जो कि इंडिया में अभी फिलहाल 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। तो उनमें से हमारे रैंक बेसिस पे हमें कॉलेजेस मिलते हैं। मीन्स अगर रैंक बहुत अच्छा है तो एनएलयू बैंगलोर, एंड एवरेज रैंक है तो टॉप 10 एनएलयूज में लाइक पंजाब एनएलयू, पटियाला एंड एनएलयू विशाखापट्टनम या रांची, इन सब टाइप के मिलते हैं। अगर हमारे रैंक्स कुछ पीछे भी हैं तो पीछे की जो एनएलयूज हैं, सिलवासा एंड एनएलयू गुजरात का एक ब्रांच ओपन हुआ है वो हो गया, त्रिपुरा, तो उन सब के एनएलयूज मिलते हैं, या जो शिमला एनएलयूज हैं वो सारे एनएलयूज मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। सो मेनली आपको फोकस क्या करना है कि अगर आप लॉ करना चाहते हो तो लॉ इज वेरी वेरी नाइस कोर्स, एंड आप क्लैट के एग्जाम्स दो एंड क्लैट को क्वालिफाई करो। एंड बहुत बच्चों का होता क्या है कि क्लैट में लिमिटेड सीट की वजह से नहीं हो पाता, तो उनके पास सेकेंड ऑप्शन बचता है कि वो CUET यूजी का एग्जाम दे करके वो 5 ईयर का लॉ किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। लाइक BHU हो गई एंड DU सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गया, ऐसे करके कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। एंड थर्ड ऑप्शन उनके पास बचता है कि कई सारे स्टेट एंड वो A++ NAC के थ्रू उनको ग्रेड दिया गया, तो वो भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ हो गई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीज हो गई, ऐसे करके कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां से आप 5 ईयर का लॉ एंड आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर का लॉ भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है, प्लेसमेंट से लेते हुए सब चीज है। इसके अलावा जितनी भी चीजें मैं वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप MSCT एग्जाम दे सकते हो। MSCT महाराष्ट्र स्टेट अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है लॉ एडमिशन के रिगार्डिंग, वो 5 ईयर लॉ एंड 3 ईयर लॉ दोनों कराते हैं। सो आप अगर 5 ईयर लॉ की 5 ईयर लॉ अगर आप करना चाह रहे हो तो भी आप MSCT थ्रू कर सकते हो, एंड अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाह रहे हो तो भी आप MSCT के एग्जाम्स को दे करके क्वालिफाई करके आप कर सकते हो। इसके अलावा कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक जिंदल यूनिवर्सिटीज हो गई, निरमा यूनिवर्सिटीज हो गई, साइम्बोसिस यूनिवर्सिटीज हो गई। सो ये सब अपने अपने, जैसे कि NLSAT LSAT, ये सब अपने SLET, तो ये सब अपने एग्जाम्स कराते हैं खुद, तो इनकी कंडक्टिंग बॉडी है एंड उस बॉडी के थ्रू ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा के एडमिशन्स लेते हैं। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हो और कैसे किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। सो नेक्स्ट थिंग इज वाई डू आई चूज अ कैरियर इन लॉ। सो आप जानते हैं इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम लॉ मेक यू एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द टॉप पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर ऑफिसेस इन विच यू मे एंटर बाई वे सेवरल एंट्रेंस एग्जाम्स। भाई अब जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्स को बारे में बताया, जैसे क्लैट हो गया, क्लैट के अलावा एलेट हो गया। तो एलेट मीन्स एनएलयू जो दिल्ली है, जो दिल्ली में ही सिचुएटेड है, तो वो अपना
खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और उस एग्जाम को जो कंडक्ट कराते हैं वो एलेट के नाम से है, मीन्स उस बॉडी का नाम एलेट है, वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। बट उसमें कुछ सीटें कम होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको और अच्छे से और हार्ड वर्क करके पढ़ना पड़ेगा, देन एग्जाम देना पड़ेगा। सो अगर आपको एलेट मिलता है तो एलेट इतनी अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है कि आपको 100% वहां पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट वहां पे 100% है, एंड मिनिमम वहां पे प्लेसमेंट 15 लाख जाती है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करूं जो क्लैट के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको मिलने वाली है, तो इनमें पैकेजेस आप मान के चलो कि 8 लाख मिनिमम रहता है, मैक्सिमम आप पैकेजेस 25 तक इनके जाते हैं। तो ये क्लैट के पैकेजेस है हमारे। सो यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है आप किस एनएलयू से, अगर आप शिमला एंड जो पीछे वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जैसे एनएलयू औरंगाबाद, शिमला, त्रिपुरा, जो गुजरात एनएलयू गुजरात का एक सिलवासा ओपन हुआ है, एनएलयू अम्बेडकर, सो अगर आप इन सब जगह से हो तो मे बी आपके थोड़े पैकेजेस कम रहेंगे, अदरवाइज आपको ये पैकेजेस देखने को मिलेंगे। एलेट तो सबसे अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ का पैकेजेस सबसे हाई पैकेजेस रहते हैं। अप्रॉक्स आप मान के चलो कि मिनिमम यहाँ पे 10 लाख प्लस ही रहेगा। 10 लाख प्लस इन द सेंस कि आप 20, 25, 30 कितना भी जा सकता है, वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड है। बाकी एसएलईटी में भी अच्छे पैकेजेस हैं, एमएससीटी में भी अच्छे पैकेजेस हैं, एंड एलसैट में भी अच्छे पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड आज इन दिस टाइम सो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु है तो वो 3 ईयर का प्रोग्राम खुद लॉन्च करती है। आई मीन जितने और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं तो वो 3 ईयर के प्रोग्राम को नहीं कंडक्ट कराते, मतलब 3 ईयर लॉ वो नहीं कराते। बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बेंगलुरु अपने इंडिविजुअल बेसिस को 3 ईयर के प्रोग्राम को, 3 ईयर जो एलएलबी उसके प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया पिछली साल से, मतलब 2023 में ही फर्स्ट बैच था, 2024 में उसका सेकेंड बैच होने वाला, तो उसके भी अभी एग्जाम्स होने ही वाले हैं। तो वो भी काफी अच्छा है। अगर आप वहां से आफ्टर ग्रेजुएशन भी लॉ करते हो तो भी आपका करियर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। सो आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एंड लॉ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, मतलब इसमें जुडिशरी से लेकर के अपनी खुद की एडवोकेसी लिटिगेशन के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों है जहां पे आप जॉब कर सकते हो, और पैकेजेस आपको बहुत हाई पैकेजेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपके पास इसका जो सबसे मेन बेनिफिट रहता है वो रहता है लीगल नॉलेज। आपके पास लीगल नॉलेज रहता है, आपके राइट को कभी कोई वायलेट नहीं कर पाएगा। आपके साथ जब कोई गलत होगा तो आप बोल सकते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं बोल सकते, आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बोल सकते हो कि हाँ आप इनके राइट का वायलेशन कर रहे हो, या ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के लिए मेरा ये मानना है कि वन एंड वन पर्सन मीन्स वन बाय वन या सभी पर्सन को लीगल नॉलेज होनी ही चाहिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें रहता है लिटिगेशन। लिटिगेशन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए इसे मैंने फर्स्ट पे रखा है। इसमें अगर मैं इनकम की बात करूं, कैरियर की बात करूं, तो ये आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड है। आप 1 लाख भी अर्न कर सकते हो एंड 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ एंड जितने करोड़ आप समझ सकते हो उतने करोड़ भी अर्न कर सकते हो इन पे। जो लिटिगेशन कर रहे हैं, अगर उनकी अगर मैं प्राइवेट या कोई जो एडवोकेट्स है अगर मैं उनका नाम लूं, जैसे आप रेस्पेक्टेबल एडवोकेट रामजेठ मलानी है, रेस्पेक्टेबल एडवोकेट हरीश साल्वे, प्रशांत शशि भूषण, या पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, आप सबको जानते हैं। ये सब एक एडवोकेट थे और लिटिगेशन के थ्रू इतने नेम फेम कमाए, इतने पैसे अर्न किए कि जो बहुत ही अच्छा रहता है, और काफी अच्छी इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो लिटिगेशन बेस्ड है। एंड साथ ही साथ लिटिगेशन एक ऐसा चीज है कि आप लिटिगेशन करते करते आप पॉलिटिकल पार्टी से भी आप जुड़ सकते हो, जिसमें आपको काफी बेनिफिट मिलता है। इसके बेस्ट एग्जांपल रेस्पेक्टेबल पर्सन हमारे अरुण जेटली जी थे, जो कि एडवोकेट के साथ साथ वो बीजेपी से भी जुड़े थे। फाइनली वो फाइनेंस मिनिस्टर भी इंडिया के रह चुके थे। तो आपको लिटिगेशन में दिख गया कि कितना ज्यादा प्रॉफिट अगर आप अपना खुद इंडिविजुअल लिटिगेशन करते हो। हाँ, शुरू में थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जब तक आप चीजों को लर्न कर रहे हो, लर्निंग स्टेज में तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और सिर्फ लॉ की बात नहीं, कोई भी चाहे आप बीटेक करो, आप मेडिकल लाइन में रहो, किसी भी लाइन में रहो, आपको स्टार्टिंग टाइम में तो थोड़ा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जुडिशियल ऑफिसर्स। आप जानते हो कि इस टाइम जो जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, मीन सारे स्टेट
अपने जुडिशरी के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो इस टाइम आप सब जानते हैं 28 स्टेट इंडिया में है। सो इन 28 स्टेट में आप मान के चलो कि विद इन 1 और 2 ईयर की गैप में, 1 और 2 ईयर की गैप में ये सारे स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स कराते हैं। तो आपको 3 मंथ पे एक स्टेट के जुडिशरी का एग्जाम देने को मिलेगा। मीन्स अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसे ही आप लॉ ग्रेजुएट होगे, तो लॉ ग्रेजुएट होते ही आपको क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि 3 मंथ में आपको यूपी जुडिशरी का मिल जाएगा, फिर 3 मंथ आपको गैप मिलेगा किसी और स्टेट के लिए, तो बिहार जुडिशरी मिल जाएगा, फिर ऐसे राजस्थान जुडिशरी, फिर हरियाणा जुडिशरी, फिर दिल्ली जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी, महाराष्ट्र जुडिशरी। आपको बस 2-2, 3-3 मंथ के गैप पे सारे स्टेट के जुडिशरी के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और आप उसे अप्लाई करो और थोड़ा सा हार्डवर्क करके आप उसे क्वालिफाई भी कर सकते हो। मेन सबसे अच्छी बात यह है कि जो जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं वो स्टेट लेवल के होने की वजह से हर स्टेट की टाइमिंग अलग रहती है। मीन्स आप यूपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप डीजेएस का फॉर्म आया, आप उसे भी देखे, उसे भी क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप दिल्ली जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, बट जैसे ही मान लेते हैं राजस्थान, हरियाणा, बिहार, किसी भी स्टेट का फॉर्म आया, आप वहां पे अप्लाई करो, वहां से आप क्वालिफाई कर लो, कोई इशू नहीं, आप वहां पे भी जज बन सकते हो। तो इसमें ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्टेट लेवल का एग्जाम है और आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी और अपने आप में जज होना ये बहुत ही प्राउड की बात है। इवन देन जज एंड डॉक्टर को तो हमारे इंडिया में एंड साथ ही साथ और सारे कंट्री में गॉड से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर हमारी लाइफ को सेव करता है एंड जज भी हमें एक तरीके से हमारे गलत वर्क के लिए पनिशमेंट देता है। सो बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है, सैलरी से लेकर के सब चीज इसमें एक मतलब बेस्ट, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सबसे बेस्ट इसमें आपको मतलब सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉयर या अटॉर्नी। मीन्स आप जानते हो कि बहुत से लोग एपीओ एंड आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुने होंगे, तो मतलब गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन सकते हैं। और गवर्नमेंट एडवोकेट मतलब वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी बनते हैं, 5 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, वो दूसरा प्रोसेस है। बट सबसे जो बेस्ट प्रोसेस होता है वो प्रोसेस है आप एपीओ का एग्जाम निकाल सकते हो। मीन्स हर स्टेट जैसे अपने जुडिशरी के एग्जाम कराते हैं, वैसे ही सारे स्टेट अपने गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए भी एग्जाम कराते हैं। तो अगर आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हो तो भी काफी अच्छा है। और अगर आप एडवोकेट बन रहे हो, गवर्नमेंट एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन रहे हो, तो आपको सारी वही अपॉर्चुनिटीज एंड सारी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक जजेस को मिलते हैं। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट फॉर एवरीवन, मतलब एवरी लॉ ग्रेजुएट। सो जो लॉ करते हैं तो वो इस पे भी अपने कैरियर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जज एडवोकेट जनरल। बहुत बच्चों का या इंडिया में रहने वाले मैक्सिमम लोगों का आर्मी को ज्वाइन करने का बहुत पहले से शौक होता है। बट किसी न किसी सिचुएशन की वजह से बहुत लोग नहीं ज्वाइन कर पाते। बट जो भी लॉ ग्रेजुएट है तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें कोई हाइट का, अपना हाइट बहुत जो इश्यूज आते हैं वो ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। मिनिमम से मिनिमम अगर आपकी फिजिकल हेल्थ है, कोई मेजर इश्यूज नहीं है अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में, तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एक लॉ ग्रेजुएट के लिए कि वो अपने 3 ईयर या 5 ईयर के लॉ को कंप्लीट करे। एंड देन जज एडवोकेट जनरल की वैकेंसी आती है एवरी ईयर, मतलब हर साल आपको देखने को मिलेगी। तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जैक के नाम से भी जानते हैं। तो जज एडवोकेट जनरल में जैक के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आप आर्मी में जज बनोगे। मीन्स आर्मी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो फैसले दिए जाते हैं, मतलब एक तरीके से जो जज आम पर्सन के लिए एवरी स्टेट में वर्क करते हैं, सारे स्टेट सारे डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं, सेम आर्मी के लिए एक जैक की वैकेंसी आती है। तो आप जैक को क्वालिफाई करके आर्मी में आप जज बन सकते हो, तो वो तो और रेपुटेड पोस्ट है। साथ ही साथ आपका जो ड्रीम होता है कि हमें अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, तो वो भी फुलफिल हो सकता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉर्पोरेट। आप जानते हैं कि आज के टाइम पे कॉर्पोरेट का तो काफी अच्छे से मतलब इसमें अर्निंग हो चुकी है। एंड कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें बेसिकली आपको ग्रोथ एंड पैसे बहुत देखने को मिलेंगे।
तो होता क्या है कि आज के डेट में जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहाँ के जितने स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट कॉर्पोरेट फील्ड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट फील्ड में उन्हें अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं स्टार्टिंग टाइम में। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है, तो वहाँ पे लॉ फर्म्स ये सब आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब आप थर्ड या फोर्थ ईयर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में रहोगे, तो ही तभी से लॉ फर्म्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे आपके यहाँ इंटरव्यूज लेने के लिए। एंड उनका इंटरव्यू बहुत सिंपल तरीका होता है, नॉर्मल कोई तो रिटन एग्जाम लिया, कुछ फॉर्म्स तो रिटन एग्जाम में नहीं लेते, डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है। एंड अगर आपकी इंटर्नशिप ठीक ठाक है तो आपको रिक्रूट कर लेती है। और पैकेजेस मैंने आपको बताया ही, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 25 लाख तक इनको पैकेजेस मिल जाते हैं। तो जिन्हें बहुत जल्दी एंड बहुत ज्यादा अर्न करना है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि लॉ ग्रेजुएट इधर हो रहे हैं, उधर उनके 10 लाख प्लस पैकेजेस फिक्स है। तो आप कॉर्पोरेट फील्ड में भी जा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लीगल एडवाइजर। सो आज की डेट में आप जानते हो, कोई चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या कोई भी लॉ फर्म हो, या ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि कोई भी एक बड़े लेवल पे कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसे कंडक्ट करने के लिए एटलीस्ट एक लीगल एडवाइजर होना ही चाहिए, क्योंकि इतने टर्म्स कंडीशन हर चीज के लिए हो गए हैं। अगर आप एक बड़े लेवल पे फर्म खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, या अगर आप बड़े लेवल पे कोई भी वर्क करना चाह रहे हो, तो आपको एटलीस्ट एक लीगल एडवाइजर चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप चीजों को प्रॉपर तरीके से गवर्न कर सको। सो लीगल एडवाइजर की आज के डेट पे तो बहुत वेटेज हो गई है। तो ऐसी कोई कंपनीज नहीं है आज के डेट में जो अपने कंपनी को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए लीगल एडवाइजर ना रखी हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, महिंद्रा, टाटा, ये तो फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, पर छोटी छोटी कंपनीज भी अपने लिए लीगल एडवाइजर रिक्रूट की है। आज के डेट में तो लीगल एडवाइजर हर कंपनीज को रखना, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ये गवर्नमेंट नोटिफाइड कर चुका है कि आपको रखना पड़ेगा। सो लीगल एडवाइजर वन ऑफ द बेस्ट जॉब। एंड साथ ही साथ इसमें पैकेजेस काफी अच्छे आपको मिलेंगे। इसमें भी पैकेजेस, मिनिमम पैकेजेस आप मान के चलो 8 लाख तो मिनिमम पैकेजेस है, मैक्सिमम तो कुछ लिमिट ही नहीं है। वो तो पैकेजेस आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप वो आपके पैकेज तो आपके उस टैलेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप किस तरीके से अपनी कंपनी को बेनिफिट पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिविल सर्विसेज। आप जानते हो कि लॉ जब आप कंप्लीट करोगे, तो लॉ का एंड सिविल सर्विसेज का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दोगे, जुडिशरी में बेसिकली दो चीजें आती हैं। फर्स्ट, लॉ आपका सब्जेक्ट रहेगा, लॉ में सारे लॉ रहेंगे, लोकल लॉ एंड जो भी आपके मेजर लॉ हैं, जैसे कि आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, ये सब तो, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब तो रहेंगे, सीआरपीसी। तो ये जो मेजर लॉ सब्जेक्ट है वो आपके रहेंगे। एंड सेकंड में क्या रहता है, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जुडिशरी दे रहे हैं तो भी आपको ये पढ़ना है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको यही दोनों पढ़ना है। एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पे लॉ रख सकते हो, एंड मेनली जो यूपीएससी में आते हैं तो जीके, जीएस, करंट अफेयर को आप जो जुडिशरी पढ़े था आप वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो जुडिशरी में लॉ का वेटेज ज्यादा रहता है, एंड यूपीएससी में दोनों का वेटेज आपको ऐसे मतलब एज इट इज मिलेगा, मतलब इक्वल टाइप में मिलेगा। सो आप अपने कैरियर को यूपीएससी में भी, एंड साथ ही साथ स्टेट लेवल की जो सर्विस एग्जाम, स्टेट लेवल की जो पीसीएस एग्जाम होते हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, आप उनको भी दे सकते हो। मीन्स आपके जो कैरियर बनाने की अपॉर्चुनिटी वो बहुत ब्रॉड है। इसमें आपको यूपीएससी मिल गया, जुडिशरी मिल गया, तो यूपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो इतने सारे जॉब आती हैं कि जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट में अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हो तो ये तो और अच्छी बात है। एंड साथ ही साथ इसमें एक चीज ये है कि जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनमें भी रजिस्ट्रार के पोस्ट आते हैं, मतलब कई सारे लॉ बैकग्राउंड की पोस्ट आती हैं। आप उसे क्वालिफाई करते हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो पीसीएस में लॉ बैकग्राउंड की पोस्ट आती है वो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट दे सकते हैं। थोड़ा आपको कंपटीशन भी देखने को कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लॉ के ही स्टूडेंट या लॉ ग्रेजुएट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो आपको यूपीएससी मीन सिविल सर्विसेज में भी अपॉर्चुनिटी है अपने कैरियर को बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडियन लीगल सर्विस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स।
आप जानते हो कि जितने अभी एग्जाम जुडिशरी के हो रहे हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। जैसे बिहार अपना अलग जुडिशरी कराएगा, यूपी अपना अलग जुडिशरी एग्जाम कंडक्ट कराता है, दिल्ली अपना अलग जुडिशरी का एग्जाम कराता है, या राजस्थान अपना अलग जुडिशरी का एग्जाम कराता है। तो जितने स्टेट हैं ये अलग अलग अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको स्टेट की बात बताऊँ तो हर स्टेट में 1 ईयर, 2 ईयर या 6 मंथ में 150 प्लस वैकेंसीज आती रहती हैं। किसी स्टेट में कम वैकेंसी आती हैं तो वो उनके टेरिटोरियल एंड जियोग्राफिकल एरिया पे एंड पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वैकेंसी कितना आएगी। बट जितने बड़े स्टेट हैं, जैसे एग्जांपल बिहार हो गए एंड यूपी हो गए, राजस्थान हो गए, तो यहाँ पे इतने से प्लस ही वैकेंसी रहती है, या मे बी 2 4 10 ऐसे कम रहे, तो आप एवरेज इतना वैकेंसी मान के चलो कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बट इसे अब क्या मतलब करने वाले हैं कमीशन, कि इसे कंबाइन करने वाले हैं। मीन्स जो स्टेट लेवल की जुडिशरी की एग्जाम है वो स्टेट लेवल पे ना होकर के इंडिया लेवल पे हो, जैसे कि यूनियन लेवल पे हो, जैसे कि यूपीएससी है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको एक साथ कम से कम मान के चलो आप 2000 से लेकर के एंड 3000 एक साथ आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो मतलब स्टेट इंडिविजुअल अपने स्टेट में 150, 200, 135 ऐसे वैकेंसीज निकालती थी, अगर ये कंबाइन हो गया तो आपको इतने वैकेंसी हर साल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी उस जुडिशरी एग्जाम को, या इंडियन लीगल सर्विस जो मतलब कंबाइन होगा तो उसे क्वालिफाई करना आपके लिए और इजी रहेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉ कैरियर ऑप्शन इन अब्रॉड। आप अब्रॉड में भी अपने कैरियर को बना सकते हो। एंड बहुत से ऐसे एडवोकेट हैं जो इंडिया एंड साथ ही साथ अनदर कंट्री में भी प्रैक्टिसेस करते हैं। सो जितने भी बड़े एडवोकेट हैं तो उनके दोनों जगह प्रैक्टिसेस चलते हैं। तो उनमें आपको अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो रेस्पेक्टेबल एडवोकेट हरीश साल्वे, तो इनका मतलब इंडिया एंड इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी इनके प्रैक्टिसेस चलते हैं। आप वेबसाइट पे विजिट करके ऐसे बहुत से एडवोकेट देख सकते हो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एकेडमिक। वन ऑफ द बेस्ट रेस्पेक्टेड जॉब है एकेडमिक लाइन। एकेडमिक लाइन में आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटी से या किसी भी एक अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से हो तो आप कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग सेंटर भी आज की डेट में काफ़ी अच्छे मतलब पे कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, अगर वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, चाहे जुडिशरी हो गया, चाहे क्लैट हो गया, या बड़े लेवल का कोई भी एग्जाम हुआ, नीट हो गया, आईआईटी क्वालिफाई करना चाह रहा है, यूपीएससी, तो कोचिंग जरूर कर रहा है। सो आप ग्रेजुएशन के बाद आप कोचिंग से भी अर्न कर सकते हो अच्छा खासा। एंड साथ ही साथ अगर आप मास्टर्स कर अपना कंप्लीट कर ले रहे हो एंड मास्टर्स के बाद आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो, नेट या जीआरएफ, इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। एंड प्लस अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रिक्रूट हो गए। एंड यूनिवर्सिटी में अगर आप रिक्रूट हो रहे हो तो वहाँ पे सैलरी एंड रिस्पेक्ट आपको दोनों मिलेगी, एक अच्छी सी डिग्निटी फुल आप लाइफ जी सकते हो। सो मास्टर्स ऑलमोस्ट जो भी ग्रेजुएट है अगर एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं तो वो मास्टर्स जरूर करते हैं। एंड मास्टर्स करते ही वो अपना नेट जीआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं। एंड नेट जीआरएफ अगर नेट में तो आपको थोड़े कम स्टाइपेंड मिलते हैं 10,000 के आसपास, बट अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 35,000 पर मंथ ये स्टाइपेंड मिलते हैं। सो आपको अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग भी होगी एंड आप कहीं और जॉब भी कर सकते हो एंड कोई कंपटीशन भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो एकेडमिक में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। एंड प्रोफेसर बनना तो सबका ही ड्रीम होता है कि हमें भी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है। सो प्रोफेसर बनने के लिए आपको मास्टर्स नेट जीआरएफ में से आप दोनों में से कोई भी क्वालिफाई करके पीएचडी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीगल जॉब इन पीएसयूज। आप जानते हो कि जो भी बच्चे क्लैट के एग्जाम्स देते हैं, सो क्लैट पीजी के एग्जाम देने के बाद पीएसयू में आप रिक्रूट हो सकते हो। तो क्लैट जैसे कि आप जानते हो क्लैट के एग्जाम तो हर साल होते हैं। मीन्स क्लैट पीजी का एग्जाम लोग एलएलएम करने के लिए देते हैं और ये एग्जाम्स एवरी ईयर कंडक्ट कराते हैं क्लैट कंसोर्टियम। सो जिन बच्चों के रैंक 1 से 100 के बीच में रहते हैं उन्हें पीएसयू हायर कर लेता है। एंड ये कंपनी इतनी रेपुटेड कंपनी है, आप सब इनसे अवेयर होंगे। एंड इनके पैकेजेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनके मिनिमम पैकेजेस 10 लाख रुपीस रहते हैं।
ये मिनिमम पैकेजेस की मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप क्लर्ट एक बार आप दिए हो या नहीं भी दिए हो, तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के अपने रैंक को ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 के बीच में ला लेते हो, तो भी आपको पीएसयूज के ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड ये रिक्रूट करते हैं, काफी अच्छा इनका पे स्किल रहता है। एंड साथ ही साथ आप अपने कैरियर को इसमें काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट, आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर। सो आरबीआई को कौन नहीं जानता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें भी ग्रेड बी लीगल ऑफिसर की पोस्ट आती है। सिर्फ लॉ ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड इनमें पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एंड सेकंड दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपकी जनरल नॉलेज आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। एंड सेकेंड पेपर में आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टेस्ट होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो ये और जुडिशरी एंड अदर एग्जाम के कंपेयर में थोड़े इजी भी रहते हैं। काफी रेपुटेड एंड रेस्पेक्टेड जॉब है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज IBPS एसओ लॉ एग्जाम ऑफिसर्स। सो अगर मैं पहले तो ये भी बैंक के रिगार्डिंग ये जॉब है। आप बैंक में एक लीगल ऑफिसर के पोस्ट पे वर्क करोगे, तो काफी अच्छा ये भी जॉब होता है। एंड अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो फर्स्ट इनका प्रीलिम्स होगा, जो जैसे जुडिशरी में 3 स्टेयर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एज इट इज यहाँ पे भी ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, देन मेंस, देन इंटरव्यू। बट ये भी आपकी इतनी अच्छी जॉब होती है कि आपको ये नहीं फील होगा कि हम जज नहीं है। मतलब आपको ये बिल्कुल अच्छे से फील होगा, हाँ हम एक रेस्पेक्टेड एंड रेपोर्टेड काफी अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। एंड सैलरी भी इनकी काफी अच्छी रहती है, 1 लाख प्लस ही आपको मिलेगी इन सब में सैलरी। सो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आफ्टर लॉ। नेक्स्ट, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। सो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कौन नहीं जानता, आप सब इससे तो अवेयर होंगे ही। साथ ही साथ ये इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है ऑफिसर का, ग्रेड ए ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, ये भी आपको वैकेंसीज एवरी ईयर देखने को मिलेंगी। एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर, तो आपको मतलब एक साल में तो आ ही जाती है। अगर मान लेते हैं वैकेंसी नहीं भी आ पा रहे एक साल में, तो आपको एवरी मतलब 2 ईयर के बीच में या 1 ईयर 6 मंथ के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और इसकी जो एज लिमिट होती है वो 30 से कम होनी चाहिए, मतलब 30 प्लस नहीं होने चाहिए। एंड सिर्फ और सिर्फ उसके पास लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मीन्स सेवी जो ग्रेड ए ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उसकी एज लिमिट आपने देख लिया। एंड मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट या लॉ ग्रेजुएट एग्जाम को दे सकते हैं। एंड अगर इसकी पैकेजेस की मैं बात करूँ तो इसके भी मिनिमम सैलरी पर मंथ अगर मैं बात करूँ, पर मंथ इसकी सैलरी 1 लाख के आसपास आप मानो। मीन्स की पर एनम इनका हो गया 12 लाख रुपीज इसका पर एनम सैलरी रहता है। एंड साथ ही साथ इसमें आपको कई सारे बेनिफिट, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब होती है, तो वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन इन योर फॉर योर लॉ कोर्स। सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज जुडिशियल क्लर्क। सो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक 1 ईयर के लिए जुडिशियल क्लर्क की वैकेंसी निकालता है। एंड ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है। एंड इसमें जो एज लिमिट होती है स्टूडेंट की 18 टू 27 ईयर तक होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में होनी चाहिए। और लॉ ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये काफ़ी इजीली हो जाता है, थोड़ा सा आपको लॉ की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए और ये एज लिमिट होनी चाहिए। और सिर्फ इसमें 1 ईयर के लिए रिक्रूट होता है। बट जिस जज के अंदर आप रिक्रूट हुए हो उनके वर्क को करने के लिए, उनकी ड्राफ्टिंग या प्लेडिंग ये सब वर्क को करने के लिए आप रिक्रूट हुए हो, तो उसके रिक्वेस्ट पे इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। बट जनरली ये 1 ईयर के लिए ये लोग रिक्रूट होते हैं, बट इनका रिक्रूटमेंट बहुत ईजिली हो जाता है। एंड अगर आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर एज अ क्लर्क वर्क कर लिए, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो आप किसी भी एक अच्छे लॉ फर्म को एंड किसी भी एक अच्छे एडवोकेट के अंदर प्रैक्टिस अपना अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप अपना खुद का लिटिगेशन करना चाहोगे तो भी आप बहुत बेटर तरीके से अपना भी लिटिगेशन कंटिन्यू कर सकते हो। सो इतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बट फिर भी मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कोर्स हुआ, इवन देन चाहे वो बीए हुआ, चाहे आप 10th ही पढ़े हो, आप 12th ही पढ़े हो, ये मैटर नहीं करता। आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितने अच्छे से पढ़े हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़े, बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, एक डिग्निटीफुल एंड रेस्पेक्टेड लाइफ को जी रहे हैं। सो आप कोई भी कोर्स करो, उसे ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो,
सो आप डेफिनेटली उस चीज में बहुत आगे ग्रोथ करोगे। सो मैटर ये करता है कि हमने लॉ किया या बीए किया या एमएससी किया, बीकॉम किया, कितने अच्छे से किया, उसमें हमने क्या नॉलेज एक्वायर किया। सो आप अगर प्रॉपर तरीके से विद ऑनेस्टी अगर सारे वर्क को करते हो, अपने एजुकेशन बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करते हो, तो आपका करियर बहुत ही ब्राइट रहेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड अपने उन फ्रेंड को खास तौर से शेयर करिए जो कि कंफ्यूज है एंड जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है। थैंक यू सो मच।